क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा चावल बिकता है जिसके सिर्फ 1 किलो की कीमत 5,000 रुपए है। और क्या आप ये जानते हैं कि कैसे ये वाली फूड पैकेजिंग से आप हर दिन हजारों केमिकल अपनी बॉडी में ले रहे हैं। अच्छा चलिए, पेजर का मतलब जानते हैं आप, और भारत को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो अब अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, या फिर 1976 का वो हाईजैक जिसने पूरे पाकिस्तान की नींद हराम कर दी थी। अगर नहीं जानते ये सारी बातें तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चावल को दुनिया भर में खाया जाता है, और अगर आप बिहार, बंगाल या फिर साउथ साइड जाएंगे तो आपको यहाँ चावल के कई दीवाने मिल जाएंगे। यहाँ चावल की खुमारी लोगों में ऐसी है कि यहाँ लोगों के खाने में तीनों टाइम चावल ऐड होता ही है, फिर चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में रहे। हालांकि चावल एनर्जी का एक अच्छा सोर्स भी है जो हमें दिन भर काम करने के लिए एग्जैक्ट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट देता है। इसके अलावा इसमें थायमीन, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी विटामिन भी होते हैं। और जब बात अच्छे चावल की जाती है तो लोगों की जुबान पर बासमती का नाम आ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी चावल की कई किस्में होती हैं। कुछ महंगे होते हैं, कुछ सस्ते, लेकिन महंगे तो इतने कि सुनने वाले के होश उड़ जाए और एक मिडिल क्लास परिवार शायद इसे कभी खा ही ना सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे महंगे चावल की, जो 5300 किलो बिकता है। ये चावल है बीएसडी ऑर्गेनिक्स का सांबा चावल, जो ऑर्गेनिक तरीके से अपनी खेती पर जोर देती है। असल में ये तमिलनाडु के थिरुमल्ली में पैदा होने वाली चावल की एक पारंपरिक किस्म है, और इस किस्म का चावल काफी महीन और सफेद होता है। और आपको बता दूं कि बीएसडी ऑर्गेनिक्स मपिल्लई सांबा चावल को लाल चावल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी नस्ल है जिसकी खेती तमिलनाडु में ही की जाती है। खास बात यह है कि मपिल्लई सांबा चावल को इसका नाम इसके ऐतिहासिक महत्व की वजह से मिला है, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से तमिलनाडु में शादियों के दौरान परोसा जाता था। और मपिल्लई शब्द का मतलब होता है दामाद, जो इस चावल की किस्म से जुड़े महत्व और शुभता का प्रतीक है। हालांकि सबसे ज्यादा बासमती खाया जाता है और इसीलिए भारत इस चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और फिर बांग्लादेश आता है। आपने मार्केट में कुछ इस तरह के सिल्वर पैकेजेस देखे होंगे, और हो सकता है कि आप रोजमर्रा की लाइफ में इसमें खाना भी खा रहे होंगे। पर क्या आपको पता है कि आप इसके जरिए हर दिन कई सारे केमिकल्स अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। असल में स्विट्जरलैंड में हुई एक रिसर्च के मुताबिक 14,000 केमिकल हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं। और आपको ट्रेन या फ्लाइट के सफर के दौरान जो खाना जिस प्लास्टिक में दिया जा रहा है उसमें भी तमाम केमिकल्स मौजूद हैं। अभी कुछ दिन पहले लेबनान में एक पेजर ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ये पेजर होता क्या है? तो भाई, पेजर एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 80 के दशक तक इसका इस्तेमाल काफी किया जाता था, लेकिन मोबाइल और दूसरी टेक्नोलॉजीज के आने के बाद इसका इस्तेमाल लगभग कम हो गया है। पर कुछ शरारती तत्व आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मोबाइल या फिर दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइस के मुकाबले काफी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और आसानी से इसे कोई पकड़ भी नहीं सकता। पेजर रेडियो वेव्स के जरिए ऑपरेट होता है। ऑपरेटर किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर पेजर से मैसेज भेज सकता है। आसान भाषा में कहूं तो अगर किसी को पेजर के जरिए किसी को मैसेज भेजना हो तो उसे पहले रिसीवर की रेडियो फ्रीक्वेंसी अपनी डिवाइस में सेट करनी होगी। इसके बाद ही आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पेजर में कॉलिंग की सुविधा नहीं होती है, और ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है वन वे पेजर, जिसमें सिर्फ मैसेज रिसीव किया जा सकता है। दूसरा है टू वे पेजर, इसमें मैसेज रिसीव करने के साथ साथ सेंड भी किया जा सकता है। और तीसरा है वॉइस पेजर, जिसमें वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज भी भेजे जा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, और क्योंकि ये मोबाइल या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी के मुकाबले ज्यादा सेफ माने जाते हैं, इसीलिए इसे आसानी से मॉनिटर नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता है कि भारत 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, जिसे नाम दिया जाएगा BAS, यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जैसा कि अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन हैं। ये प्रोजेक्ट काफी महंगा होने वाला है और इसे तैयार करने का जिम्मा हो सकता है इसरो का। और मैं आपको बता दूं कि इसका पहला मॉड्यूल 2028 में LVM-3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। क्या आपको पता है कि आज से करीब 48 साल पहले दिल्ली IGI एयरपोर्ट को पालम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। उस वक्त IGI एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही टर्मिनल हुआ करता था, जिसे आज लोग टर्मिनल 1 के नाम से जानते हैं। लेकिन 10 सितंबर 1976 वो साल और तारीख थी जब इंडियन एयरलाइंस का प्लेन 83 पैसेंजर्स को साथ लेकर पालम से मुंबई के लिए उड़ान भरता है। उड़ान के कुछ देर बाद प्लेन में 6 लोग खड़े होते हैं और कॉकपिट की तरफ कदम बढ़ाते हैं। क्या चल रहा था किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन देखते ही देखते 2 लोग कॉकपिट में घुसते हैं और पायलट की कनपटी पर गन रखते हैं, और तभी पता चलता है कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है।
इसके बाद कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर्स ने कैप्टन BN रेड्डी और को पायलट RS यादव को प्लेन लीबिया की तरफ ले जाने के लिए कहा, जिस पर कैप्टन BN रेड्डी ने हाईजैकर्स से कहा कि उनके पास सिर्फ दिल्ली या जयपुर पहुंचने तक का ही फ्यूल है। लेकिन जब पायलट्स नहीं माने तो हाईजैकर्स ने दोनों पायलट्स को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर जाने के लिए कहा। इस बीच पायलट ने दिल्ली ATC को प्लेन हाईजैक होने के संकेत भेज दिए थे और ये प्लेन अब कराची की तरफ बढ़ चुका था। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़त मिलने के बाद इंडियन एयरलाइंस का ये प्लेन कराची एयरपोर्ट पर लैंड करता है। हालांकि काफ़ी वक्त बीतने के बाद हाईजैकर्स की तरफ से उनकी कोई डिमांड सामने नहीं आई थी। इस बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान पर इस मामले में इंटरफेयर करते हुए पैसेंजर और क्रू को सुरक्षित रेस्क्यू करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत का दबाव काम आया और पाकिस्तान रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना को दी गई। काफी कोशिश करने के बाद हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इन हाईजैकर्स की पहचान M एहसान राठौर, सैयद अब्दुल हमीद दीवानी और अब्दुल रशीद मलिक के साथ साथ सैयद M रफीक और ख्वाजा गुलाम, साथ ही गुलाम रसूल के तौर पर हुई। ये सभी कश्मीरी दहशतगर्द थे। हालांकि बाद में प्लेन को सभी पैसेंजर्स और क्रू के साथ दिल्ली रवाना कर दिया गया। तो ये थी वो बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।